सिट्रिक एसिड साइकिल और ऑल्सो नोन एज क्रैब साइकिल। साथ ही साथ हम इसे टीसीए साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब ये डिफरेंट नेम्स, क्रैब साइकिल जो इसको नाम दिया गया वो इसके साइंटिस्ट के बेसिस पे, मतलब जिन्होंने इसे इसके डिस्कवरर के बेसिस पे, टीसीए साइकिल इसके प्रोडक्ट के बेसिस पे, और सिट्रिक एसिड साइकिल अगेन इसके प्रोडक्ट पे के बेसिस पे। ये एक अगेन मेटाबॉलिक सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे है। जो हम मेटाबॉलिक पाथवेज हमारे जितने भी पढ़ रहे हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये एनर्जी सप्लाई कराता है हाई अमाउंट में, मतलब जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी आती है वो सिट्रिक एसिड साइकिल के जरिए आती है। तो जितनी भी 65 टू 70% ऑफ एनर्जी जो है ना हमारी क्रैब साइकिल में सिंथेसाइज होती है। हमारी बॉडी में जितनी भी एटीपी की जनरेशन हो रही है उसका 65 टू 70% ऑफ एनर्जी जो है हमारी क्रैब साइकिल के थ्रू सिंथेसाइज हो रही है। अब बेसिकली क्रैब साइकिल में होता क्या है? इट एसेंशियली इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका? ऑक्सीडेशन एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऑक्सीडाइज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो हमारे क्रैब साइकिल का मेन ये है कि भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी एसिटाइल कोएंजाइम ए की, और ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा और साथ में हमें एनर्जी मिलेगी। अब इस साइकिल में जो है ना 2/3 ऑफ ऑक्सीजन, जितनी भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है उसका 2/3 पार्ट जो है हमारा यही साइकिल कंज्यूम कर लेता है। अल्टीमेटली इसका काम क्या है? ऑक्सीडेशन करना और ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकालना। दिस साइकिल इज फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड अमाइनो एसिड्स। जैसा कि हम अभी कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक पाथवेज देख रहे हैं। साथ ही साथ जब हम आगे फैट्स और अमाइनो एसिड्स के डिस्कस करेंगे तब हम फैट्स और अमाइनो एसिड्स के मेटाबॉलिक पाथवेज को डिस्कस करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली जब इन सब के मेटाबॉलिक पाथवेज पढ़ेंगे तो इन सब में जो फाइनल कॉमन आ रहा है ना, फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे, जहां पर फाइनल ऑक्सीडेशन हो रही है वहां पर हमारी क्रैब साइकिल ही आ जाती है। तो इट सर्व्स एज द फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड अमाइनो एसिड्स। अब इसकी ब्रीफ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। बेसिकली सबसे पहले कि भी इसको डिस्कवरर कौन था, कब डिस्कवर हुई थी, मतलब कब ये प्रपोज हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं ये कब प्रपोज हुई थी। 1937 में प्रपोज हुई थी और करी किसने थी? हैंस एडल्फ क्रैब्स ने, तभी इसका नाम क्रैब साइकिल भी दिया गया। अब जब इसकी मतलब जब इसको प्रपोज किया था वो किस बेसिस पे करा था? स्टडी करी थी किसके ऊपर? ऑक्सीजन कंजप्शन पे, मतलब कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है कौन? पिजन ब्रेस्ट मसल के अंदर ऑक्सीजन कंजप्शन की स्टडी कर रहे थे, उसके बेसिस पे यहाँ पर क्रैब साइकिल का जो है प्रपोजल हुआ था। लोकेशन की बात करें तो क्रैब साइकिल कहां पर होती है? एंजाइम्स जो है ना बेसिकली इसमें जितने भी एंजाइम्स यूज होंगे उसके मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और इसलिए यहाँ पर इसकी जो लोकेशन होगी वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होगी, और ये क्लोज प्रोक्सिमिटी में रहती है ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। तो वो साथ साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होगी। बेसिकली जो एनएडीएच प्रोड्यूस होगा उससे एटीपी बनाना हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ही काम होता है। दिस साइकिल नॉट ओनली सप्लाइज एनर्जी, अब हमने कहा था सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे एनर्जी सप्लाई करता है, लेकिन सिर्फ एनर्जी सप्लाई नहीं करता है, एनर्जी के साथ साथ काफी सारी चीजें, काफी सारे इंटरमीडिएट्स बनाते हैं। किसके लिए? अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और हीम की सिंथेसिस के लिए। जितने भी हमारे अमाइनो एसिड्स की प्रोडक्शन होगी, ग्लूकोज की प्रोडक्शन होगी, हीम्स की प्रोडक्शन होगी और एनी अदर कंपाउंड्स की प्रोडक्शन हो रही है, सिंथेसिस हो रही है, तो वहां पर इंटरमीडिएट्स की तरह एक्ट करते हैं इसके जो हमारे बीच में इंटरमीडिएट्स आते हैं। तो अब बात करते हैं, ये हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। अभी जस्ट नेक्स्ट सेकंड में हम क्या करेंगे, इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर, हम डिटेल्ड साइकिल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं ऊपर से होता क्या। बेसिकली जब भी हमारी क्रैब साइकिल की बात आती है तो इसकी साइकिल कंटिन्यू कैसे होती है। तो हमने जैसा कि कहा एसिटाइल कोएंजाइम ए की ऑक्सीडेशन होगी, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारा इनिशियल प्रोडक्ट, इनिशियल रिएक्टेंट होगा, इनिशियल सप्लायर होगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है हमारा ऑक्सैलो एसीटेट, एसिटाइल कोएंजाइम में हमारा 2 कार्बन का कंपाउंड है, ऑक्सैलो एसीटेट हमारा 4 कार्बन का कंपाउंड है। तो ऑक्सैलो एसीटेट जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन करेगा और यहां से कोएंजाइम ए का रिलीज हो जाएगा और बना देंगे सिट्रेट जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। फिर सिट्रेट हमारा अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि 5 कार्बन है, क्योंकि यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होकर सक्सिनाइल कोएंजाइम में जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है वो बनेगा, और वो अल्टीमेटली दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि अगेन 4 कार्बन का कंपाउंड है। तो अल्टीमेटली ऑक्सैलो एसीटेट जितना यूज हुआ था उतना ही हमें वापसी मिल गया, बट इस प्रोसेस में बीच में हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करा दी, साथ ही साथ वाटर रिलीज होगा और साथ ही साथ
प्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो अभी जब हम पूरी साइकिल डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कौन सा एंजाइम कहाँ पर लग रहा है, किस प्रोसेस में एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है, किस प्रोसेस में जीटीपी की प्रोडक्शन हो रही है और किस प्रोसेस में एनएडीएच की प्रोडक्शन हो रही है। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल पाथवे, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल पाथवे है हमारा क्रैब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल, जो कि सभी इंडिविजुअल मेटाबॉलिक पाथवेज को कनेक्ट कर रहा है। अभी हमने बात कहा सभी मेटाबॉलिक पाथवेज का फाइनल ऑक्सीडेटिव पाथवे है, तो ये कहीं ना कहीं सबको कनेक्ट भी कर रहा है, चाहे वो डायरेक्टली करे चाहे वो इनडायरेक्टली करे। सो अब हम बात करेंगे डिटेल्ड साइकिल ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो अब हम बात करेंगे टीसीए साइकिल को डिटेल में, प्रॉपर उसको ओपन साइकिल करके। वैसे तो हमारी टीसीए एक साइक्लिक प्रोसेस है, बट हम इसे प्रॉपरली साइक्लिक प्रोसेस नहीं कह सकते। बेसिकली ये एक, इसे हम मान सकते हैं एक नेशनल हाईवे की तरह है, जिसमें काफी सारे इंटरमीडिएट्स आ भी रहे हैं, काफी सारे लीव भी कर रहे हैं। जैसे हमारे एक नेशनल हाईवे में काफी सारी रोड्स इन भी करती हैं और आउट भी करती हैं, वैसे ही इसे हम एक नेशनल हाईवे की तरह भी डील कर सकते हैं। तो टीसीए साइकिल की शुरुआत बेसिकली होती कैसे है? सबसे पहले यहाँ पर एसोसिएशन होता है किसका, एसिटाइल कोएंजाइम ए का और ऑक्सैलो एसीटेट का। एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या है? हमारा 2 कार्बन का कंपाउंड है। ऑक्सैलो एसीटेट क्या है? हमारा 4 कार्बन का कंपाउंड है। नाउ द पॉइंट हियर इज एसिटाइल कोएंजाइम ए कहां से आया? हमने तो जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ी थी, हमारा ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ था, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड था। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसीटेट कहां से आया? बेसिकली हम उससे पहले क्या पढ़ते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए की प्रोडक्शन से पहले टीसीए साइकिल पढ़ने से पहले हम एसिटाइल कोएंजाइम ए की प्रोडक्शन पढ़ेंगे, किससे? पाइरुवेट से। देखो बात क्या होती है, पाइरुवेट जो है हमारा NAD+ और कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसे हम PDH भी कहते हैं, उसकी प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रही है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है, यानी कि डिकार्बोक्सिलेशन भी जिसे कह सकते हैं। यहाँ पर पाइरुवेट जो एसिटाइल कोएंजाइम में, यानी कि 3 कार्बन का कंपाउंड जो 2 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम मिल गया। अब सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप जो हमारा टीसीए साइकिल का, वो क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम जो मेरा ऑक्सैलो एसीटेट के साथ जाके बाइंड कर रहा है। यहां पर बाइंड करेगा तो यहां पर हमारे पास क्या बना रहा है? सिट्रेट, जो कि 6 कार्बन है। 4 कार्बन और 2 कार्बन वाले कंपाउंड आपस में मिलकर 6 कार्बन का कंपाउंड बना रहे हैं। अब जो सिट्रेट है, जो हमारा सिट्रेट बना है, वो कन्वर्ट करेगा अपने आप को आइसोसिट्रेट में, उसके आइसोसिट्रेट सिंथेसाइज एंजाइम की प्रेजेंस में। उसके बाद जो 6 कार्बन का कंपाउंड आइसोसिट्रेट है, वो अपने डिहाइड्रोजनेशन करेगा, यानी कि डिकार्बोक्सिलेशन भी करेगा, जहां पर वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा कीटोग्लूटरेट, यानी कि 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होएगा। अब जो डिहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है, बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, एक NAD+ जो है NADH+ H+ में हो रहा है। जैसे यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन हो रही थी, NAD+ जो है NADH+ H+ में कन्वर्ट हो रहा था, वैसे ही यहाँ पर भी NAD+ जो है NADH+ H+ में कन्वर्ट हो रहा है। और साथ ही साथ डिकार्बोक्सिलेशन भी इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है, कार्बन का रिमूवल हो रहा है। यहाँ पर 5 कार्बन कंपाउंड बन गया अल्फा कीटोग्लूटरेट। उसके बाद जो 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूटरेट है, वो सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होएगा, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। अगेन सेम प्रोसेस, NAD+ जो NADH+ H+ में कन्वर्ट होगा और CO2 का रिमूवल होगा। दैट्स स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5 पे पहुंचे तो वहां पर क्या हो रहा है? सक्सिनाइल कोएंजाइम जो हमारा सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है। ये भी 4 कार्बन कंपाउंड था, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड था, बट ये क्या प्रोसेस हो रहा है? यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है? एक GDP का मॉलिक्यूल आएगा, यहाँ से इसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी GTP में, और ये जो GTP है वो अल्टीमेटली ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब जो सक्सिनेट 4 कार्बन का कंपाउंड हमें मिला है, वो हमारा फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अगेन 4 कार्बन का कंपाउंड है। और यहाँ पर क्या होगा? एक FAD जो है FADH2 में कन्वर्ट होगा, यानी कि अगेन एनर्जी मिली। अब फ्यूमरेट जो है, यहाँ पर वाटर का एडिशन होगा फ्यूमरेट में, और मैलेट में कन्वर्ट होता है, रहना अगेन 4 कार्बन का कंपाउंड ही। और ये जो मैलेट है, मैलेट जो हमारा दोबारा डिहाइड्रोजिनेज करेगा, NAD+ जो है NADH+ H+ में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर ऑक्सैलो एसीटेट मिल जाएगा। तो अभी हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी एसिटाइल कोएंजाइम कहां से आया? हमारा पाइरुवेट से आया। अब ऑक्सैलो एसीटेट कहां से आया? ये हमारा क्वेश्चन था, वो हमारा यहीं से आया, यानी कि ऑक्सैलो एसीटेट हमारा रीजनरेट कर गया। सो दैट्स ऑल अबाउट टीसीए साइकिल इन डिटेल। बेसिकली हमने इसको पूरा खोल के डिटेल में पढ़ लिया। अब बात आती है कि ये जो NADH+ H+ है, कितने मिले और ओवरऑल कितनी एनर्जी प्रोडक्शन हुई मेरे एरोबिक प्रोसेस में, वो अब हम बात करेंगे। उसके बाद साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट विटामिन्स का क्या रोल हो सकता है हमारे टीसीए साइकिल को कंट्रोल करने में, और एट लास्ट हम देखेंगे इसके इनहिबिटर्स। तो अब हम बात करते हैं हमारे एक बार टीसीए साइकिल
कंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि एक बार समरी में बात कर लेते हैं टीसीए साइकिल में बेसिकली नेट हमारे पास क्या आया। तो हमने एसिटाइल को एंजाइम लिया था, साथ में हमारे रिएक्टेंट साइड पे 3 NAD प्लस गए थे, एक FAD प्लस गया था और एक GDP का मॉलिक्यूल गया था। अब GDP के साथ जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी गया था जो कि फॉस्फोराइलेशन करने के लिए, और साथ में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला था, इसे हम टीसीए साइकिल भी कहते हैं, क्रैब साइकिल भी कहते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब एट लास्ट हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिला, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मोल NADH प्लस H प्लस, FADH2 1 मोल और 1 मोल GTP, और साथ में जो एसिटाइल कोएंजाइम ए था वहां से सिर्फ कोएंजाइम ए रिलीज आउट हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी टीसीए साइकिल की समरी। अब हम बात कर रहे हैं जो हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल है वो स्ट्रिक्टली एरोबिक है नेचर में, मतलब जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में क्या था, एरोबिक मोड में भी चल सकती थी, एनएरोबिक मोड में भी चल सकती थी, लेकिन जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो स्ट्रिक्टली एरोबिक है इन कंट्रास्ट टू ग्लाइकोलिसिस व्हिच ऑपरेट्स इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन। मतलब ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में चलती थी, लेकिन जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो स्ट्रिक्टली एरोबिक इन नेचर है, मतलब टोटली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही चलेगी। अब हमने कहा हमारे पास प्रोडक्ट में 3 NADH मिले, एनर्जी की यूनिट है, एक NADH से 3 ATP मिलते हैं, तो 3 इंटू 3 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 गिविंग मी 9 ATP। एक FADH2 से 2 ATP मिलते हैं यानी कि 2 ATP यहाँ मिले, और एक GTP एक ATP के इक्विवेलेंट होता था, तो 9 प्लस 2 प्लस 1 गिविंग मी 12 ATP। तो एक एसिटाइल को एंजाइम को जब हम सिट्रिक एसिड साइकिल में भेजेंगे तो 12 ATP इसका मेरे पास गेन आएगा। तो अब एक बार हम ओवरऑल एनर्जी आउटपुट देख लेते हैं कितना मिलेगा अगर मैं एक ग्लूकोज को मेरे मेटाबॉलिक पाथवेज में डालता हूं। तो देखो, जब सबसे पहले स्टेप जब हमने ग्लाइकोलिसिस में बात करी थी, हमारा ग्लूकोज जो है 2 पाइरुवेट में टूटा था, वहां पर 8 एटीपी की प्रोडक्शन हुई थी। ठीक है, उसके बाद नेट एटीपी 8 हुए थे। उसके बाद अगर एक पाइरुवेट को मैं एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास 3 एटीपी मिलते हैं। तो जब मैं 2 पाइरुवेट को 2 एसिटाइल को एंजाइम ए बनाएंगे तो मेरे पास नेट 6 एटीपी का गेन आएगा। फिर जो एक एसिटाइल को एंजाइम ए को जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मेरे पास 12 एटीपी आए, तो जब मैं 2 को करूंगा तो 24 आ गए। तो 24 यानी कि 24 प्लस 6 प्लस 8 गिविंग मी नेट गेन ऑफ 38 एटीपी, यानी कि जब मैं एक ग्लूकोज को मेरा मेटाबोलाइज करूंगा तो मेरे पास नेट गेन 38 एटीपी का आएगा। अब ये 38 एटीपी कैसे आएंगी, इन्हें ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गो थ्रू करना पड़ेगा। बेसिकली NADH और FADH2 से हमें एनर्जी एटीपी एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें ईटीसी प्रोसेस में गो थ्रू करना चाहिए, जो हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब एक बात और कि जो हमारी टीसीए साइकिल है उसे हम एम्फीबोलिक इन नेचर कहते हैं। एम्फीबोलिक से क्या मतलब है, वो कैटाबोलिक भी है और एनाबोलिक भी है। कैटाबोलिक यानी कि ब्रेकडाउन, एनाबोलिक यानी कि फॉर्मिंग रिएक्शन भी है। तो हमारी टीसीए साइकिल कैसी है, एम्फीबोलिक है नेचर में। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे रोल्स ऑफ एंजाइम्स और इनहिबिटर्स। तो अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे विटामिन्स का रोल हमारे टीसीए यानी ये क्रैब साइकिल के अंदर विटामिन्स क्या रोल प्ले करते हैं या उसे कैसे कंट्रोल करते हैं। तो 4 बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, अब बी कॉम्प्लेक्स में हमारे काफी सारे टाइप्स आते हैं, B1 B2 B3 B5 B6 B11 B7 B12। अब उनमें से 4 बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स जो है काफी एसेंशियल होते हैं हमारी क्रैब साइकिल के लिए। अब क्रैब साइकिल में इंपॉर्टेंट है तो वो अल्टीमेटली एनर्जी जनरेशन में भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहला कौन सा, थायमिन। थायमिन कौन सा होता है, विटामिन B1। विटामिन B1 का दूसरा नाम थायमिन होता है। तो ये क्या करता है, हमारे कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है। कहां पर, अल्फा केटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में कोएंजाइम की तरह एक्ट करेगा। सेकंड विटामिन कौन सा है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जिसे विटामिन B2 भी कहते हैं, ये कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है किसके लिए, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे नाइसिन, दैट इज विटामिन B3, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करता है NAD+ फॉर्म की फॉर्म में। और पेंटोथेनिक एसिड जो कि विटामिन B5 होता है, जो कि कोएंजाइम A की तरह एक्ट करता है, मतलब वो एक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के रेसिड्यूज के साथ जो एक्टिव रेसिड्यूज है उनके साथ जाके अटैच कर देता है और प्रोडक्ट बनाता है, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो हमने बताया 4 हमारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स का रोल होता है, वो कौन कौन से है, हमारा B1 दैट इज थायमिन, B2 दैट इज राइबोफ्लेविन, B3 दैट इज नाइसिन एंड B5 दैट इज पेंटोथेनिक एसिड। तो इन 4 बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स का मेन रोल है हमारे क्रैब साइकिल को कंट्रोल करने में। और कैसे कौन सा विटामिन कंट्रोल करता है वो हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि भी जब हमारे एंजाइम्स तो कंट्रोलर हैं उनके, तो उनके कोई ना कोई इनहिबिटर भी होंगे। तो अब देख रहे हैं हम इनहिबिटर्स ऑफ क्रैब साइकिल।
तो हमारी क्रैब साइकिल में कौन कौन से इनहिबिटर आते हैं? तो पहले हम एक एंजाइम की बात करें, दैट इज एकोनाइट्रेज। उसका इनहिबिटर है फ्लोरोएसिटेट। फ्लोरोएसिटेट कैसा इनहिबिटर है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। अब ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का हम जो मैकेनिज्म है वो हम समझेंगे जब हम हमारे एंजाइम्स वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो एंजाइम्स का इनहिबिशन का काम है वो दो तरीके से हो सकता है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव मतलब फर्दर कॉम्पीट करता है। सेकंड इज नॉन कॉम्पिटिटिव, जिसमें वो कॉम्पीट नहीं करता, एक डिफरेंट साइट यानी कि एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड कर लेता है इनहिबिटर और उसके में कन्फर्मेशनल चेंजेस ला देता है, तो वो नॉन कॉम्पिटिटिव होता है। एंड थर्ड टाइप इज अनकॉम्पिटिटिव, जिसे हम जब एंजाइम का टॉपिक पढ़ेंगे तभी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जो एकोनाइट्रेज एंजाइम के लिए इनहिबिटर दैट इज फ्लोरोएसिटेट है, वो नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप का, यानी कि फ्लोरोएसिटेट जो है किसी और पोजीशन पे जाके बाइंड करेगा और इसे इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट एंजाइम है अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज, जिसका इनहिबिटर है आर्सेनाइड। आर्सेनाइड अगेन नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप का इनहिबिटर है, जो कि अगेन एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड करेगा। नेक्स्ट एंजाइम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, जिसका इनहिबिटर है मेलोनेट। मेलोनेट क्या है? कॉम्पिटिटिव टाइप का इनहिबिटर है। कॉम्पिटिटिव यानी कि इसके साथ कंपीट करेगा और कौन पहले जाके एक्टिव साइट पे बाइंड होगा। अगर इनहिबिटर बाइंड हो गया तो वो इनहिबिशन हो जाएगी, अगर ये एंजाइम बाइंड हो गया तो वो फर्दर प्रोसीड करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट क्रैब साइकिल। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।